हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश हियर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग SN2 के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और SN2 मैकेनिज्म को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो SN2 लिखा है, इस SN2 का मतलब क्या है। यहाँ पे S का क्या मतलब है, N का क्या मतलब है एंड 2 का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो S होता है, जो S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन। S क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। S मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। और जो N होता है, N का मीनिंग क्या है, N इज अ न्यूक्लियोफिलिक। N हमें क्या बताता है, न्यूक्लियोफिलिक। तो N क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। एंड 2 इज अ, 2 इंडिकेट हमें बताता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ये 2 क्या है, बाई मॉलिक्यूलर। 2 क्या है, बाई मॉलिक्यूलर। और हमें क्या बताता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। 2 का क्या मीनिंग है, बाई मॉलिक्यूलर। तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में। उल्टा हम लोग पढ़ेंगे, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। SN2 क्या है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस बाई मॉलिक्यूलर का मीनिंग क्या है, जैसे जैसे आप लोग आगे लेक्चर प्रोसीड करेंगे तो आपको इस 2 बाई मॉलिक्यूलर का मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसके हम लोग मैकेनिज्म को देखते हैं। तो मैकेनिज्म में हम लोगों ने एक कार्बन पे एक मॉलिक्यूल दिया रहेगा, एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल दिया रहेगा, उस पर हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे। क्यों न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि किस टाइप का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक। और न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो हमने एक कार्बन ले लिया, दिस इज आवर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जहां पे R1, दिस इज R2, R3 और साथ में लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस मॉलिक्यूल पे हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे। और न्यूक्लियोफाइल कैसे लिखा जाता है, या तो हम इसको Z से इंडिकेट करते हैं, या तो Z माइनस या न्यूक्लियोफाइल माइनस। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे Z माइनस का। तो हम लोग इस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अटैक करवाएंगे। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियो प्लस फाइल। और न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियो क्या हो गया, न्यूक्लियस। एंड फाइल इज अ, फाइल किसको बोलते हैं, फाइल होता है किसी को पसंद करने वाला। फाइल मीन्स लव। तो न्यूक्लियस को पसंद करने वाला है, ऐसी स्पीसीज जो न्यूक्लियस को पसंद करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियस अपना क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अपना जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसको ढूंढता है, पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है। मीन जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, क्या, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो। तो जो हम लोग इस न्यूक्लियोफाइल को इस मॉलिक्यूल पे अटैक कराएंगे तो कहां पे अटैक करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो। कहां पे अटैक करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो आप लोग देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे क्या है, कार्बन। और यहाँ पे क्या है, X क्या होता है, X होता है लिविंग ग्रुप। क्या होता है, लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप जनरली क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब क्या है, एक लिविंग ग्रुप है, एक गुड लिविंग ग्रुप है। और भी लिविंग ग्रुप होते हैं जैसे OTS, OMe, ये सब क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। हम लोग जो SN2 मैकेनिज्म है, ये हम लोग हैलो अल्केन चैप्टर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। किसके कंटेक्स्ट में, हैलो अल्केन। और उसमें लिविंग ग्रुप जनरली क्या दिया रहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो आप लोग देख सकते हैं कार्बन और ये जो ग्रुप है, इनके बीच में किसका डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किसका डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अपना न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल क्या ढूंढता है, पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है। क्या ढूंढता है, पॉजिटिव चार्ज को, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो।
तो अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है। क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है। तो न्यूक्लियोफाइल अपना इस कार्बन पे अटैक करेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही है? देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। कार्बन के कितने बॉन्ड है? यहाँ पे 4 बॉन्ड्स। और कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4। और इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के रखे हुए हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा? इस बॉन्ड के ऊपर तो करेगा नहीं, क्योंकि इस बॉन्ड पे क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये क्या है? माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो इस बॉन्ड के ऊपर तो अटैक कर नहीं सकता है। तो कहाँ अटैक करता है? तो आप लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जब CX बॉन्ड बना, CX बॉन्ड क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है। जब CX बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जब ये मॉलिक्यूल बना, जब ये CX बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक सिग्मा V स्टार भी बना। सिग्मा V स्टार, सिग्मा स्टार क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप लोग इसको केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ते हो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो सिग्मा है ये क्या है? सिग्मा स्टार। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जिसको हम लोग ABMO बोलते हैं। और क्या है वो? वैकेंट है। क्या है? वैकेंट है। जब ये सिग्मा बॉन्ड बना तो इसके करस्पॉन्डिंग एक वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या ये? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्मा V स्टार। क्या ये? सिग्मा V स्टार। तो अपना जो अपना न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में। और वैकेंट ऑर्बिटल क्या है? सिग्मा V स्टार। तो यहाँ पे सिग्मा V स्टार में अटैक करेगा। तो अब इस न्यूक्लियोफाइल के पास 2 ऑप्शन अटैक करने के, या तो ये आकर इसे फ्रंट से अटैक कर दे, या तो आके यहाँ से बैक से अटैक करे। इस न्यूक्लियोफाइल के पास 2 ऑप्शन है, या तो फ्रंट से अटैक करे या तो बैक से अटैक करे। जब वो फ्रंट से अटैक वो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मान लीजिए इसने फ्रंट से अटैक कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट साइड अटैक। क्या बोलते हैं? फ्रंट साइड अटैक। एंड जब ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से आकर अटैक करेगा, कहां से? पीछे से आकर अटैक करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं बैक साइड अटैक। क्या बोलते हैं? बैक साइड अटैक। अब इस न्यूक्लियोफाइल के पास 2 ऑप्शन है, या तो इस कार्बन के ऊपर ये फ्रंट साइड से अटैक करे या तो बैक साइड से अटैक करे। मान लेते हैं हम लोग ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन के ऊपर फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है। ये अज्यूम कर लीजिए इस कार्बन के ऊपर ये फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब इस कार्बन के ऊपर ये एंटी वैकेंट ऑर्बिटल है, जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर फ्रंट से अगर अटैक करेगा, यहाँ पे क्या है? लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है? ये लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। ये लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप पे क्या चार्ज है? पार्शियल निगेटिव चार्ज है। पार्शियल निगेटिव चार्ज है। और अपने न्यूक्लियोफाइल पर भी क्या है? निगेटिव चार्ज या लोन पेयर। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर या तो निगेटिव चार्ज होता है या तो लोन पेयर होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। क्यों? रिपल्सन क्यों होगा? हम लोग देख रहे हैं कि जो अपना न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये जो अपना लिविंग ग्रुप है यहाँ भी पार्शियल निगेटिव चार्ज मींस यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तब 2 इलेक्ट्रॉन जब पास में आएंगे तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अब फिजिक्स में पढ़ा है F = Q1 Q2/R²। जब सेम चार्ज आते हैं, लाइक चार्ज आते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। एक फोर्स क्रिएट होगा, उसकी वजह से क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी मींस सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। क्या होगा? सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये अपना जो सिस्टम है ये क्या हो जाता है? ये अनस्टेबल हो जाता है। जब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करता है तो अपना सिस्टम क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन दुनिया में हर स्पीसीज क्या चाहती है? हर मॉलिक्यूल क्या चाहता है? हर इंसान क्या चाहता है? स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। क्या चाहता है? स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं जब ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा? अपना जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए
फ्रंट साइड से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। फ्रंट साइड से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो अब न्यूक्लियोफाइल के पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, आकर बैक साइड से अटैक करें। क्या ऑप्शन बचता है कि बैक साइड से आकर अटैक करें। देखिए जब बैक साइड से अटैक करता है तो इस केस में क्या है, क्या हमारा क्लियर हो गया है कि अपना जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से आकर अटैक करेगा। फ्रंट साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है। तो ये जब बैक साइड से अटैक करेगा तो आप लोग देख रहे हो कि ये न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे आकर कार्बन पे अटैक करेगा तो इनके बीच में क्या होगा, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और अपना जो लिविंग ग्रुप है, जो लिविंग ग्रुप है ये यहाँ से जो बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा और लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो अपना जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बनेगा, अपना फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये अपने 3 नॉन रिएक्टिव ग्रुप हो गए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और ये लिविंग ग्रुप, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया। तो ये क्या होगा, ये X अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया और यहाँ पे एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। किसके बीच में, न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और ये क्या होगा, अपना प्रोडक्ट। ये क्या होगा, अपना प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाता है, बीच में कुछ फेजेस होते हैं, बीच में कुछ स्टेज होते हैं जिससे अपना रिएक्शन प्रोसीड करता है। हम लोग उस स्टेज को देखते हैं कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो बीच में क्या फेज होता है, बीच में क्या ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो आप लोग देख रहे हो कि जब ये जेड फाइनल क्या हुआ, अपने न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। कार्बन जो कार्बन है और न्यूक्लियोफाइल है इसके बीच में एक नया बॉन्ड बना और जो अपना कार्बन और लिविंग ग्रुप है इसके बीच का जो बॉन्ड था वो क्या हुआ, ब्रेक हो गया। तो बीच में एक ऐसा फेज आया होगा, इमेजिन कीजिए ये आया होगा, बीच में एक ऐसा फेज आया होगा जब ये बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। मींस कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं कि अपना कार्बन है, ये अपना क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इसके बीच में ये क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और जो ये अपना ये लिविंग ग्रुप है इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और ये जो अपने लिविंग ग्रुप है, जो अपना 3 नॉन रिएक्टिव स्पीसीज है वो क्या होंगे, एक एडजस्ट होके जो अपना न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये एडजस्ट होके एक प्लेन में आ जाते हैं। क्या आते हैं, एक प्लेन में आ जाते हैं। तो अपने 3 लिविंग ग्रुप को लिख देते हैं, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ये सब क्या आ गए, एक प्लेन में हो गए। और जो प्लेन क्या है वो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है। क्या है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। एक ऐसे प्लेन बनेगा, कैसे, ये अपना एक प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है और इस प्लेन में ये अपना कार्बन प्रेजेंट है जिसपे एक है R1, R2 एंड दिस इज R3, दिस इज R3। और ये अपना 2 ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या है, ये अपना न्यूक्लियोफाइल और ये अपना लिविंग ग्रुप इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ऐसे ये प्लेन है, इस प्लेन में क्या है, R1, R2, R3 प्रेजेंट है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर लिविंग ग्रुप और इधर क्या है, अपना न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो अपना फेज है ये है अपना ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है, अपना ट्रांजिशन स्टेट। इस मैकेनिज्म का क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये अपना रिएक्टेंट से पहले ट्रांजिशन स्टेट बना और ट्रांजिशन स्टेट से अपना ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो ये अपना कंप्लीट SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब यहाँ पे आप लोग कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये अपना पहले कंप्लीट मैकेनिज्म। अब हम इसमें देखेंगे कि RDS कौन सा स्टेप है। एक चीज है, RDS के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि RDS क्या होता है। जो अपना सोलेज स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप लोग इसको फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग RDS देखते हैं क्या है।
तो ये वाला स्टेप अपना जो है दिस इज आवर आरडीएस स्टेप, दिस इज आवर आरडीएस स्टेप। अभी ये आरडीएस है। अब आरडीएस का आप लोग कभी भी थ्योरेटिकली पता नहीं कर सकते हो। कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म दिया है, यदि इसमें कोई पूछे कि आरडीएस क्या है, तो आप लोग उस रिएक्शन को देखकर थ्योरेटिकली पता नहीं कर सकते हो। आरडीएस हमेशा लैब में ही डिटरमाइन किया जा सकता है। आरडीएस हमेशा लैब में प्रैक्टिकल करके ही डिटरमाइन किया जा सकता है। थ्योरेटिकली हम लोग बस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आरडीएस स्टेप क्यों है, ये आरडीएस स्टेप क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आरडीएस है, ये दिस इज आवर आरडीएस, और ये अपना कंप्लीट मैकेनिज्म, ये अपना रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट, ये अपना SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म से रिलेटेड थ्योरी को हम लोग डिराइव करेंगे, याद नहीं करेंगे, डिराइव करेंगे। और किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म की थ्योरी को यदि आपको डिराइव करना है, किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म की थ्योरी को पता करना है, तो उसमें देखिए कौन सा स्टेप आरडीएस है, कौन सा स्टेप आरडीएस है। उस स्टेप से ही सारे थ्योरीज डिराइव होंगे। उस स्टेप से जो अपना आरडीएस स्टेप होता है, उससे ही मैक्सिमम थ्योरीज उस मैकेनिज्म के डिराइव होते हैं। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड थ्योरी को देखते हैं। जहाँ पे तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, हम लोग अब इसके थ्योरीज को देखेंगे। तो पहला क्या है, इट इज ए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म क्या है, ये सिंगल स्टेप है। क्या है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। अब इसको हम लोग सिंगल स्टेप क्यों बोलते हैं, कि यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो कि ट्रांजिशन स्टेट पे क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। जब रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये क्या अपना ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम लोग इससे दिखाते हैं। क्या ट्रांजिशन स्टेट का सिंबल है। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, दोनों एट ए टाइम हो रहा है, दोनों पैरेलली हो रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। जैसे अपना जो SN1 रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है, पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है फिर कार्बोकेटायन बनता है, देन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो क्या हो गया, 2 स्टेप मैकेनिज्म हो गया। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। एंड सेकेंड इज इट इज ए कंसर्टेड मैकेनिज्म। क्या, इट इज ए कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म मतलब क्या हुआ, जब किसी भी मैकेनिज्म में बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साथ साथ हो रहे हैं। आरडीएस के टाइम पे जब किसी भी मैकेनिज्म में बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। तो SN2 रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ द कंसर्टेड मैकेनिज्म। एंड थर्ड पॉइंट इज बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक, हम लोगों ने देखा कि जो अपना न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है। क्या कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है। यहाँ पे फ्रंट साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना लिविंग ग्रुप है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, जिससे अनस्टेबिलिटी आ जाती है, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। इसमें अपना बैक साइड से अटैक होता है। क्या होता है, बैक साइड से अटैक होता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज, अब हम लोग जो अपना ट्रांजिशन स्टेट बना है, क्या, जो अपना ट्रांजिशन स्टेट बना है, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4 5। कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 5 बॉन्ड। कितने बॉन्ड, 5 बॉन्ड। तो क्या हो गया, कार्बन इज पेंटावैलेंट। वाला पॉइंट क्या है, कार्बन इज पेंटावैलेंट। अब पेंटावैलेंट इसको लोग क्यों बोल रहे हैं, कि इस कार्बन ने जो अपना ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन है, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 5 बॉन्ड। तो क्या होगा, पेंटावैलेंट। अब जब 5 बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन जब 5 बॉन्ड है, स्टेरिक नंबर 5 है, तो क्या हो जाता है, sp3d। क्या हो जाता है, sp3d। बट हम लोग जानते हैं कार्बन में d ऑर्बिटल तो प्रेजेंट होते नहीं है, तो sp3d तो पॉसिबल नहीं है, sp3d पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक्चुअल में जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज sp2। क्या होता है, sp2। sp2 कैसे, sp2 का मतलब क्या हुआ, कि इसका यदि हम लोग इसका बोल रहे हैं कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, क्या बोल रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्टेरिक नंबर कितना है, इसका स्टेरिक नंबर इज 3। इसका स्टेरिक नंबर कितना है, 3। अब यहाँ पे 3 कैसे है, तो आप लोग देख रहे हैं ये कार्बन है, ये जो 3 बॉन्ड है,
R1 R2 R3 के साथ इसने क्या सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। ये क्या है, ये प्रॉपर बॉन्ड है, ये कंप्लीट बॉन्ड है। लेकिन ये जो दो बॉन्ड है ब्रेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये प्रॉपर बॉन्ड नहीं है, ये भी बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग स्टेरिक नंबर में कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसको हम लोग स्टेरिक नंबर में कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये प्रॉपर बॉन्ड नहीं है। ये किस टाइप के बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप के बॉन्ड है। क्या 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ये किस टाइप का बॉन्ड है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन है ये 3 सेंटर के बीच में मूव कर रहा है। यहाँ पे 3 सेंटर कौन कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल, कार्बन एंड लिविंग ग्रुप। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन है, जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल, कार्बन और लिविंग ग्रुप, इस 3 सेंटर के बीच में मूव कर रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये अपना ये जो बॉन्ड है ये प्रॉपर बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग स्टेरिक नंबर में कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। अब sp2 का शेप क्या होता है, प्लेनर। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा है कि sp2 का शेप क्या होता है, प्लेनर। तो यहाँ पे इस ट्रांजिशन स्टेट का शेप क्या हो जाएगा, प्लेनर, बट दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। जब ये sp2 है इसका शेप क्या होना चाहिए, प्लेनर, क्या होना चाहिए, प्लेनर, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एक्चुअली इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या शेप होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ये शेप कैसे है, पिरामिडल। देखिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये शेप कैसे बना, तो ये जो अपना 3 स्पेसीज है R1 R2 एंड R3, ये सब क्या है, एक प्लेन में प्रेजेंट है। क्या है, एक प्लेन में प्रेजेंट है, R1 R2 एंड R3। ये 3, और जो प्लेन है क्या हो, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड हो। क्या है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, उस बोर्ड में R1 R2 एंड R3 प्रेजेंट है। ये अपना R2 एंड दिस इज आवर R3। और ये जो अपना लिविंग ग्रुप है और ये जो अपना न्यूक्लियोफाइल है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, अपना ट्रेंगल, अपना ट्रेंगल बन गया। और इसको इसे ऐड कर दे, क्या आ गया, पिरामिड बन गया। एक ऊपर पिरामिड, एक नीचे पिरामिड। तो क्या शेप हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 2 पिरामिड बन रहे हैं, बाई पिरामिडल एंड दिस इज ट्राइगोनल। तो क्या शेप हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्रांजिशन स्टेट का शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो अपना ट्रांजिशन स्टेट होता है उस पर जो नेट चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, वो न्यूट्रल नहीं होता है। आप लोगों ने मैक्सिमम मैकेनिज्म में देखा होगा कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होता है, दैट इज न्यूट्रल। बट इन दिस केस ये जो अपना ट्रांजिशन स्टेट होता है उसमें नेट चार्ज क्या होता है, निगेटिव। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। न्यूक्लियोफाइल पे डेल्टा निगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव एंड लिविंग ग्रुप पे पार्शियल निगेटिव। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज इज पार्शियल निगेटिव। मीन्स अपना जो ट्रांजिशन स्टेट क्या है वो दैट इज वो न्यूट्रल नहीं है, दैट इज एनायनिक इन नेचर। जो अपना दैट इज एनायनिक इन नेचर, जो अपना ट्रांजिशन स्टेट होता है उसमें नेट चार्ज क्या है, निगेटिव, वो न्यूट्रल नहीं है। आप लोग मैक्सिमम जो मैकेनिज्म देखेंगे उसमें जो अपना ट्रांजिशन स्टेट होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बट इन दिस केस आवर ट्रांजिशन स्टेट इज एनायनिक इन नेचर, वो उस पर जो नेट चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। अब यदि निगेटिव चार्ज है मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यदि हमें इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, तो हम लोग इसमें और इलेक्ट्रॉन इसको पुट करेंगे या इलेक्ट्रॉन उससे लेंगे, उसको और इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यदि हम लोग इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या होगा, और रिपल्सन बढ़ेगा। क्या होगा, और रिपल्सन बढ़ेगा मीन्स और अनस्टेबिलिटी आएगी। क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी। लेकिन यदि हम इससे इलेक्ट्रॉन ले लें, यदि हम इस ट्रांजिशन स्टेट से इलेक्ट्रॉन ले लें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो उनके बीच रिपल्सन कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो अपनी स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। कब, जब हम लोग इस ट्रांजिशन स्टेट से और अपना इलेक्ट्रॉन और खींच ले,
तो अब वो कैसे खींचा जा सकता है? इस कार्बन पे यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, क्या लगा दें? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मीन्स इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन और खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी मीन्स उनके बीच रिपल्सन कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच करके, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जब हम लोग इस कार्बन से अटैच कर देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर पूछे कि जो अपना SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी आप लोग कैसे बढ़ा सकते हो? बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, उसके हम लोग ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अब इसका अगला पॉइंट क्या है कि जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पे होते हैं। तो अपना जो क्या है SN2 क्या है? एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है? बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं कहाँ पे होते हैं? रूम टेम्परेचर। कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे। कौन सा पॉइंट हो गया अपना? फिर रूम टेम्परेचर। तो जो अपना SN2 मैकेनिज्म है किस पे होता है? रूम टेम्परेचर पे होता है। किस पे होता है? रूम टेम्परेचर पे होता है। तो जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो वो सब रूम टेम्परेचर पे होता है। जब हम नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंटल इफेक्ट। क्या? एलिमेंटल इफेक्ट। अब एलिमेंटल इफेक्ट क्या होता है कि जो अपना लिविंग ग्रुप है, ये जो अपना लिविंग ग्रुप है यदि हम लोग इसको चेंज करते हैं, क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जैसे एक्स क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब हम लोग इसको चेंज करेंगे, अपने लिविंग ग्रुप को चेंज करेंगे, तो क्या इस रिएक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या इस RDS पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? आंसर इज यस। आंसर इज यस। अब SN2 मैकेनिज्म एलिमेंटल इफेक्ट शो करता है। कैसे? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि RDS के टाइम पे जो C और X जो अपना लिविंग ग्रुप है इसके बीच वाला बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। मीन्स इस बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट इस स्टेप में है, RDS वाले स्टेप में इस बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है। तो यदि हम लोग फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे तो ये क्या होगा? इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी, बॉन्ड लेंथ चेंज होगा। मीन्स इसको चेंज करने से इस रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल इफेक्ट। तो जो SN2 रिएक्शन होता है वो क्या होता है? एलिमेंटल इफेक्ट शो करता है। और एक सेकेंड टर्म होता है बीटा हाइड्रोजन आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या होता है? आइसोटोपिक इफेक्ट। बीटा हाइड्रोजन आइसोटोपिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ये अपना लिविंग ग्रुप इस कार्बन से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज आवर अल्फा एंड इससे अटैच। जब मान लीजिए हम R1 की जगह क्या ले रहे हैं? एक कार्बन जिसपे ये 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो दिस इज आवर अल्फा पोजीशन एंड दिस इज आवर बीटा पोजीशन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है, ये बीटा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है इसकी जगह पे यदि हम लोग इसके आइसोटोप को ले लें, इसकी जगह क्या ले लें? ड्यूटेरियम या ट्रिटियम, इसको अटैच कर देंगे तो क्या इस RDS पे, क्या इस रिएक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये जो अपना बॉन्ड है, इस बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट इस रिएक्शन में नहीं है। ये बॉन्ड का ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट इस रिएक्शन में नहीं है। तो इसको चेंज करने से या तो हम हाइड्रोजन ले या तो ड्यूटेरियम ले या तो ट्रिटियम ले, इसके RDS पे, इसके रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बचता है? वाल्डन इन्वर्जन। ये क्या टर्म है? वाल्डन इन्वर्जन। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा कि SN2 मैकेनिज्म शोज वाल्डन इन्वर्जन। अब इस वाल्डन इन्वर्जन का मीनिंग क्या है इसको हम लोग समझते हैं। वाल्डन इन्वर्जन जो SN2 रिएक्शन होता है वो क्या शो करता है? वाल्डन इन्वर्जन शो करता है। अब इस वाल्डन इन्वर्जन का मीनिंग क्या है इसको हम लोग समझेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है। वाल्डन इन्वर्जन सिंपल मीनिंग है चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या सिंपल मीनिंग है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अब इस चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझते हैं।
चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। जब हम लोग बोलते हैं SN2 shows Walden inversion means simply it means it change in the configuration occurs in SN2 reaction। अब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे क्या है अपना अम्ब्रेला है, दिस इज आवर अम्ब्रेला, ये क्या है, दिस इज आवर अम्ब्रेला। अब इधर से बहुत तेज आंधी चली तो क्या होगा, जब बहुत तेज आंधी चलती है, हवा आती है तो क्या होता है, अम्ब्रेला अपना फ्लिप कर जाता है। क्या करता है, ये अपना फ्लिप कर देता है, ये ऐसे हो जाता है। तो क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। पहले ऐसे था, इसका शेप क्या था, ऐसे था। जब आधी आई तो क्या हो गया, ऐसे हो गया। इसका क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको हम लोग अपने रिएक्शन के कंटेक्स्ट में समझते हैं। तो ये क्या है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल शेप, तो क्या सिमेट्रिकल है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज आवर कार्बन, ये क्या अपना लिविंग ग्रुप, एंड दिस इज R1, दिस इज R3 एंड R2। अपना लिविंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या अपना लिविंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने देखा था कि SN2 मैकेनिज्म में कहाँ से अटैक होता है, बैक साइड से अटैक होता है। कहाँ से अटैक होता है, बैक साइड से अटैक होता है। कहाँ से होगा, यहाँ से अटैक होगा। अब यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यदि इन्वर्जन नहीं होगा, लेट सपोज इन्वर्जन नहीं होता है, तो इसका क्या शेप बनेगा, ये अपना कार्बन है, ये शेप अपना ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज R1, दिस इज R3 एंड दिस इज R2। ये तीन ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे एक और बॉन्ड बन जाएगा, एक और ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस कार्बन के एक साइड ये चार ग्रुप, चार स्पेसीज प्रेजेंट है, R2, R1, R3 एंड न्यूक्लियोफाइल। और इसके ऊपर ये पूरा स्पेस क्या है, ब्लैंक है, पूरा स्पेस इम्पटी पड़ा हुआ है। तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जो रिपल्सन होगा उसकी वजह से क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी। तो टू गेन द स्टेबिलिटी, टू गेन द स्टेबिलिटी ये क्या करते हैं, इस अम्ब्रेला की तरफ फ्लिप कर जाते हैं। मीन्स ये जो ग्रुप नीचे प्रेजेंट है क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो अपना फाइनल शेप क्या बन जाएगा, फाइनल शेप हो जाएगा दिस इज C, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया Z, एंड दिस इज R2, दिस इज आवर R3 एंड R1। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। और कॉन्फ़िगरेशन क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यदि कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होगा तो जो अपना Z यहाँ प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे चारों ग्रुप आ जाएंगे, तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। और ऊपर वाला स्पेस खाली पड़ जाएगा। तो रिपल्सन कम करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे दिखाए हैं कि पहले X राइट साइड प्रेजेंट था, तो Z क्या होगा, लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा, अपोजिट साइड। और R2 एंड R3 को हमने रिवर्स कर दिया, यहाँ पे R2 हो गया, यहाँ पे R3 हो गया है। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, दिस इज ओनली रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। जो R2 था लेफ्ट साइड आ गया, R3 राइट साइड चला गया। तो ये क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। बट इसका एक्चुअल मीनिंग आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि पहले क्या था, ये अम्ब्रेला ऐसे था, हवा आया, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, ऐसे हो गया। तो अपना मॉलिक्यूल क्या था, पहले ऐसे प्रेजेंट था और ये तीन ग्रुप ऐसे थे। अब न्यूक्लियोफाइल अपना आया, अटैक किया पीछे से, तो जो कॉन्फ़िगरेशन थे क्या होगा, ऊपर चेंज हो गया। क्या हो गया, ऊपर चला गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। इसका एक्चुअल दिस इज द मीनिंग ऑफ द वाल्डन इन्वर्जन। बहुत लोगों ने आपको पढ़ाया होगा कि वाल्डन इन्वर्जन मींस चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना R है वो क्या हो जाएगा S, जो अपना S है दैट इज R। बट दिट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये होगा बट हमेशा ट्रू नहीं होगा। ये कंडीशन डिपेंड करता है अपना X, R1, R2, R3 इसके जो अपना प्रायोरिटी होता है, जो RS कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें लोग प्रायोरिटी पढ़ेंगे, उस पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम केस में ट्रू हो जाता है बट समटाइम्स इट डजंट। तो इसको ये एक्चुअल मीनिंग नहीं है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का। चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन मींस ये मीनिंग है, ये नहीं है। आप लोगों को इसका भी R S फाइंड करना पड़ेगा, इसका भी R एंड S फाइंड करना पड़ेगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि R का S, S का R मैक्सिमम केस में हो जाता है बट समटाइम्स इट डजंट। तो SN2 जो अपना रिएक्शन होता है दैट शोज द वाल्डन इन्वर्जन, दैट शोज द वाल्डन इन्वर्जन मींस देयर इज अ चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग इसके रेट ऑफ इक्वेशन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ इक्वेशन। जो आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में इस रेट ऑफ इक्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि रेट ऑफ इक्वेशन क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि रेट ऑफ इक्वेशन क्या होता है। हम लोग इसके
रेट ऑफ इक्वेशन को लिखेंगे। तो इसका जो रेट ऑफ इक्वेशन होता है दैट इज R इक्वल टू के। अब ये जो अपना सबस्ट्रेट है इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्किल हाइलाइड के पावर 1 एंड जो अपना न्यूक्लियोफाइल है के पावर 1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हो गया 1 + 1 2। अब इस रेट इक्वेशन को आप लोग कभी भी थियोरेटिकली नहीं डिटरमाइन कर सकते हो, कभी थियोरेटिकली ये पता नहीं कर सकता है, इसको हम हमेशा लैब में ही पता कर सकते हैं इसका रेट इक्वेशन क्या होगा। थियोरेटिकली बस हम लोग इसको देख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे अल्किल हैलाइड कंसंट्रेशन बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन यदि इंक्रीज होगा तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द SN2 मैकेनिज्म। अब लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2। तो बहुत लोग ये बताते हैं कि ये ऑर्डर 2 है इसलिए यहाँ पे ये 2 लिखा गया, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये बाय कोइंसिडेंस मैच कर रहा है। यहाँ पे 2 इंडिकेट करता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, क्या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी मींस क्या होता है कि RDS के टाइम पे जो अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उस टाइम पे कितने मॉलिक्यूल कितने स्पेसीज उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितने स्पेसीज है, एक अपना है अल्किल हैलाइड, एक अपना है न्यूक्लियोफाइल। कितने स्पेसीज में, एक अल्किल हैलाइड और एक न्यूक्लियोफाइल मींस 2। कितने मॉलिक्यूल है 2, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर, क्योंकि ये क्या है 2 स्पीसीज इंक्लूडेड इन द रिएक्शन ड्यूरिंग द RDS स्टेप। तो ये 2 क्या बताता हमें, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। हियर 2 मॉलिक्यूल्स आर participating in the reaction during the RDS, that's why it is a bimolecular reaction। और इसको हम लोग पढ़ते हैं bimolecular nucleophilic substitution reaction। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्वेंट। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं। एक होता है हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो हम लोग कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करते हैं। SN2 मैकेनिज्म हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों है, मान लीजिए लेट सपोज हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया है। क्या हमने यूज किया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, H2O। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एग्जांपल क्या है, H2O। ये क्या अपना हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज आवर H2O। तो हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, एंड दिस इज आवर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या अपना न्यूक्लियोफाइल, जैसे हमने एक न्यूक्लियोफाइल एग्जांपल ले लिया K+ एंड OH-। तो OH- क्या अपना न्यूक्लियोफाइल है, तो इनके बीच में क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, इनके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे ऐसे H अपना प्रेजेंट है, इनके बीच क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही चारों तरफ से जो अपना सॉल्वेंट है, जो अपना H2O, इस OH- को क्या करेगा, घेर लेगा चारों तरफ से। जैसे OH- पड़ा हुआ ये OH- है और इसके चारों तरफ से वाटर ने ऐसे घेर लिया। तो क्या हो गया, पहले ये छोटा सा OH-, अब कितना हो गया, ये बल्कि हो गया, इतना बड़ा हो गया, मीन्स ये मोटा हो गया। अब एक मोटा व्यक्ति है, एक पतला व्यक्ति है, तो किसमें फुर्ती ज्यादा होगी, जो पतला व्यक्ति होगा। ये छोटा सा न्यूक्लियोफाइल है और एक ये न्यूक्लियोफाइल है, तो किसमें फुर्ती ज्यादा होगी, जो छोटा सा, जो पतला है। तो इसकी वजह से ये जो अपना H2O है, इस चारों ओर से इसको क्या कर लिया, स्टेबलाइज कर दिया, प्लस इसको बल्कि बना दिया। क्या बना दिया, बल्कि। क्या बना दिया, मोटा बना दिया। अब जब ये मोटा हो गया, फैट हो गया, तो क्या ये अटैक कर पाएगा, अब ये धीरे धीरे चलेगा, इसके अंदर फुर्तीनेस कम हो गई, तो ये इसके ऊपर तेजी से अटैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये आप लोग देख रहे हो, इसका पॉजिटिव चार्ज OH- स्टेबलाइज कर रहा है और इसका नेगेटिव चार्ज इस K+ स्टेबलाइज कर रहा है। ये दोनों जो कैटायन और एनायन में क्या हो गए, स्टेबलाइज हो गए, जिसकी वजह से जो अपना न्यूक्लियोफाइल है क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया, बल्कि हो गया, मोटा हो गया। तो अब ये इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करते। हम लोग क्या यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, इसको भी देखते हैं। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है जैसे DMF, डाइमिथाइल फार्माअमाइड। क्या, DMF क्या है, डाइमिथाइल फार्माअमाइड।
अब डीएमएफ का शेप क्या होता है, दिस इज आवर कार्बन, डबल बॉन्ड O, यहाँ से नाइट्रोजन, ये क्या होगा डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इस यहाँ पे अब यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप लग जाएंगे, मिथाइल ग्रुप। दिस इज द शेप ऑफ आवर डीएमएफ। डीएमएफ क्या है, डाइमिथाइल फार्मामाइड। ये क्या है, एक प्रकार का पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो आप देख रहे हो क्या, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल। देखो ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, प्लस ये जो अपना पोटेशियम है इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा। ऐसे यहाँ से ये इसको स्टेबलाइज कर देगा, तो K प्लस स्टेबलाइज हो गया। जो अपना पोटेशियम जो कैटायनिक पार्ट है वो तो क्या होगा, स्टेबलाइज हो गया। अब OH माइनस को स्टेबल करने के लिए कुछ नहीं है, OH माइनस क्या हो गया, अपना अकेला है। ये क्या हो गया, अकेला हो गया। पहले इसने K के साथ बॉन्ड बना रखा था, अब क्या हो गया, अकेला हो गया। और इस K को अपना जो सॉल्वेंट है चारों तरफ से स्टेबलाइज कर दिया। अब क्या ये अकेला से पड़ा हुआ है, तो ये और तेजी से अटैक करने के लिए अवेलेबल है। अब ये क्योंकि अब अकेला हो गया, पहले तो K के साथ स्टेबलाइज भी था, बॉन्ड बनाया था, अभी क्या ये अकेला प्रेजेंट है, तो ये और रेडली अवेलेबल है इस कार्बन पे अटैक करने के लिए। तो जब हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं ये जो अपना न्यूक्लियोफाइल है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जा रही है, मींस ये और तेजी से इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एग्जांपल क्या है, एक तो हो गया डीएमएफ, एक होता है हमारा डीएमएसओ। डीएमएसओ क्या है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। इसका शेप कैसा होता है, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। ये क्या है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ये क्या होता है अपना एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन। इसका शेप कैसा होता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या होगा, एसीटोन। ये भी क्या है, अपना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एक होता है THF। क्या होता है, THF टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान। क्या होता है, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान। इसका शेप कैसा होता है, दिस इज आवर THF टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान। तो अपने क्या क्या एग्जांपल हो गया, DMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMF डाइमिथाइल फार्मामाइड, एसीटोन, THF। ये सब क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। दिस सॉल्वेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन आवर जेई सिलेबस। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसका जो ग्राफ है ट्रांजिशन स्टेट मींस ये जो SN2 मैकेनिज्म है इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो हम लोग जानते हैं इसमें इस रिएक्शन में जो अपना SN2 मैकेनिज्म कितने ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, एक। कितने ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, एक। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ द SN2 रिएक्शन। क्या ग्राफ, तो हम लोग जानते हैं कि इन जनरल ग्राफ कैसा होता है, जैसे ये अपना पोटेंशियल एनर्जी है एंड दिस इज आवर टाइम मींस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और ये अपना मान लो ये अपना ग्राफ होगा। अब इस ग्राफ का मीनिंग क्या है कि जो पीक होता है, ये अपना होता है ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। और जो अपना वैली होता है ये होता है अपना इंटरमीडिएट। क्या होता है, इंटरमीडिएट। और ये हो गया अपना रिएक्टेंट एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट। तो आप लोग देख रहे हैं जो पीक होता है यहाँ पे कितने ट्रांजिशन स्टेट है, 1 2 3। कितने ट्रांजिशन स्टेट है, 3। तो 3 पीक्स बना हुआ है। और कितने इंटरमीडिएट है, 1 2। तो वैली कितनी है, एक वैली 2 वैली। तो वैली इंडिकेट करता है हमारा इंटरमीडिएट और जो पीक होता है बताता है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे कितने ट्रांजिशन इस ग्राफ में यदि पूछेगा कोई कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट कितने हैं, तो 3 ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं, 1 2 3। और इंटरमीडिएट कितने हैं, 1 2। दिस इज आवर रिएक्टेंट, दिस इज आवर प्रोडक्ट। तो हमारे रिएक्शन में कितने ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं, कितने ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं, 1। ये अपना क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। और इंटरमीडिएट कितना बन रहा है, तो एक RRKM थ्योरी होता है, RRKM फार्मूला आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1।
नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। ट्रांजिशन स्टेट कितना है 1, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे कितने ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है 1, तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कोई भी नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, दिस इज आवर ग्राफ। एक अपना ये ट्रांजिशन स्टेट है, एक ट्रांजिशन स्टेट तो एक पीक होगा, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है तो कोई भी वैल्यू नहीं होगा, और ये अपना रिएक्टेंट एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट। ये किसका ग्राफ है, ग्राफ ऑफ द SN2 मैकेनिज्म। ठीक, अब लोग अगला जो टर्म है, जो लास्ट टर्म इस SN2 मैकेनिज्म जो लास्ट थ्योरी दैट इज द डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इसका जो शेप होता है, जो अपना प्रोडक्ट बनता है, ये क्या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बनता है कैसे। तो ये क्या अपना ट्रांजिशन स्टेट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज आवर ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज R1 R2 एंड R3, और यहाँ पे अपना है न्यूक्लियोफाइल, और दिस इज आवर X, दिस इज आवर X। तो आप लोग देख रहे हो ये क्या है R2 एंड R3। यदि ये क्या होंगे, अभी इसमें स्टेबिलिटी, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी निगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा। ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, ये अपना लिविंग ग्रुप है, इनके बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा। तो उस रिपल्सन कम करने के लिए ये जितना अधिक से अधिक एक दूसरे से दूरी बना के रखेंगे उतना रिपल्सन कम होगा। तो यहाँ पे आइडियल एंगल क्या होगा 180 डिग्री, क्या होगा 180 डिग्री। लेकिन जब R2 एंड R3 बल्कि होंगे, क्या होंगे बल्कि मीन्स स्पेस कंज्यूम करेंगे, क्या करेंगे स्पेस कंज्यूम करेंगे, तो क्या होगा, ये मान लीजिए हमारा R2 इतना बड़ा है, ये R3 है, तो इनके बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा। क्या होगा रिपल्सन। इस रिपल्सन की वजह से ये जो अपना लिविंग ग्रुप है, जो अपना न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे भी रिपल्सन आएगा, तो जिसकी वजह से ये एंगल क्या है, ये एंगल अब 180 डिग्री नहीं रहेगा। दैट एंगल इज विल नॉट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या होगा ऐसे थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, पहले ऐसे था, जैसे अभी ऐसे था, फिर ऐसे थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे से इसको क्या रिपल्सन लग रहा है, तो ये क्या हो गया बेंड हो गया। यहाँ से ये क्या हो जाएगा ऐसे बेंड हो जाएगा, तो ये एंगल क्या 180 डिग्री नहीं रहेगा। और यदि R2 R3 छोटे ग्रुप है जिनके बीच में रिपल्सन कम हो, जैसे हमने क्या ले लिया हाइड्रोजन, क्या ले लिया हाइड्रोजन, तो इनके बीच में क्या होगा रिपल्सन कम होगा। इस केस में ये एंगल 180 डिग्री रहेगा, इस केस में 180 डिग्री रहेगा। तो जब R2 R3 बल्कि ग्रुप होंगे तो इनके बीच में एंगल की वजह से जो शेप होता है क्या होता है डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो कौन सा शेप होता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या होता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल मीन्स अब इस रिपल्सन की वजह से क्या होगा, इनके अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, इनका शेप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये क्या होगा जब R2 R3 बल्कि ग्रुप होंगे मीन्स स्पेस कंज्यूमिंग ग्रुप होंगे, उस केस में क्या हो जाएगा इसका शेप जो होगा डिस्टॉर्टेड हेट्राहेड्रल, लेकिन ये छोटे छोटे ग्रुप होंगे। इस केस में परफेक्टली टेट्राहेड्रल बनेंगे, क्या बनेंगे परफेक्टली टेट्राहेड्रल बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइनल जो अपना SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से जो रिलेटेड थ्योरी थे सारे कंप्लीट होते हैं और SN2 मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। अब इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको हम लोग जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग सिर्फ SN2 मैकेनिज्म पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे हम लोग रेट कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ रिएक्शन होगा उसका हम लोग रेट कंपेरिजन करेंगे। फिर SN2 में स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमारा ये थ्योरी कंप्लीट होता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, SN2 मैकेनिज्म का ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको अच्छे तरह से समझ में आया है नहीं, आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। इससे क्या होता है कि उस फीडबैक के जरिए हमें इसमें और क्या कंटेंट डाल सकते हैं और इसमें और क्या कमी है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको अगले वीडियो में और बेटर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, इसलिए कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।